शुभांशु शुक्ला? लखनऊ का ही है। कौन? शुभांशु शुक्ला सर, शुभांशु शुक्ला जो भी बोलना है तुम्हें बोल। फिलहाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन द एग्जामिनेशन। वाई? आफ्टर 41 लॉन्ग ईयर्स, आफ्टर 41 लॉन्ग ईयर्स कोई ऐसा इंडियन है जो कहाँ जा रहा है? स्पेस में जा रहा है। सवाल आएगा व्हाट इज स्पेस? क्या है स्पेस? मैंने बोला मैं स्पेस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ है अंतरिक्ष? पर कितना? एक आदमी को 500 किलोमीटर ऊपर फेंका, स्पेस गया हुआ है? गया हुआ है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड कार्मन लाइन। कार्मन लाइन। कार्मन लाइन ये कहता है अर्थ के रेडियस, मतलब अर्थ की सरफेस से इफ यू गो 300 किलोमीटर्स अबव एंड बियॉन्ड यू आर सपोज टू एंटर द स्पेस। इट इज़ अ इमेजिनरी। स्पेस कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ी है। स्पेस तो हमने अपने दिमाग में बना रखा है स्पेस क्या है। तो हमने ये मान रखा है पढ़ने के हिसाब से कि अगर हम 300 किलोमीटर से एक पॉइंट भी ऊपर गए, सो लेट्स से इफ वी गो 300.1 किलोमीटर ऑल्सो, देन वी आर सपोज टू एंटर इनटू स्पेस। इसीलिए तुमने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज से 2 4 5 साल के अंदर स्पेस टूरिज्म प्रमोट करेंगी। क्या प्रमोट करेंगी? स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म में वो ये शुक्ला जी जैसा काम थोड़ी करेगा। 300 किलोमीटर ऊपर ले जाएगा, थोड़ा राउंड वाउंड लगवाएगा, वापस ले। यही काम अमेजोन की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इसीलिए तुमने आज से देखा होगा 1 2 साल पहले अमेजोन का जो फाउंडर है कौन, जेफ बेजोस, स्पेस गया था। कि अमेजोन की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसको फ्यूचर में क्या करना है? स्पेस टूरिज्म। तुम खुद से सोचो ना, जैसे जैसे आज से 20 25 साल 30 साल पहले मॉल ले जाना लग्जरी होती थी। पीपल यूज टू टेक देयर गर्लफ्रेंड्स टू मॉल्स, बट नाउ मॉल हैज़ बिकम वेरी कॉमन। अब इंसान कैसी कॉमन है, उसको बेटर एंड बेटर चीज़ें, दे वांट बेटर एंड बेटर थिंग्स। तो आगे आज से 10 5 साल बाद ट्रेंड में क्या होगा? स्पेस टूरिज्म। लगभग लगभग सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं बड़े बड़े, वो इसमें रेस में है, स्पेस टूरिज्म। खैर इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ये क्या कर रहे हैं? देखो, अब स्पेस की भी स्टडी होती है। पहले तो समझ गए व्हाट इज स्पेस, है ना? कार्बन लाइन के बियॉन्ड स्पेस है। कार्बन लाइन इज 300 किलोमीटर्स। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इट इज़ एन। तो हमने बस खुद से एक मान ली है, इमेजिनरी लाइन। मतलब अब देखो क्या है, स्पेस में भी स्टडी करना ज़रूरी है। स्पेस में स्टडी करने के लिए 5 6 कंट्रीज़ ने मिलके कोलैबोरेट कर रखा है। में यूरोप के भी कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया इज़ देयर, यूएस इज़ देयर, रशिया इज़ देयर, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और उन्होंने बना रखा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन मतलब एक रुकने ठहरने की उचित व्यवस्था है। कहाँ पे? स्पेस में। उसी होटल का नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जितने हैं, ये 4 लोग कहाँ गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अमेरिका जब भेजता है किसी को स्पेस में, दे कॉल देम एस्ट्रोनॉट। व्हेन रशियन सेंड समवन टू स्पेस दे कॉल देम कॉस्मोनॉट। एंड व्हेन इंडिया विल सेंड समवन दे विल कॉल देम व्योम मित्र। व्योम। समझ में आया? पक्का? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेम थिंग्स, अलग ब्रांड, नाम अलग। करने क्या गए हैं? इससे पहले 41 साल पहले इंडिया की तरफ से कोई स्पेस में गया था, तो वो कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश राकेश शर्मा। अब देखो हम इसमें पढ़ना क्या है, एक तो इसका फॉन्ट नहीं क्लियर हो रहा है यार। राकेश शर्मा। खैर अभी देखो इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जिससे गए हैं, जिस शटल से गए हैं उसका नाम है फैल्कन। फैल्कन क्या है? चिड़िया तो है ही। और उसके अलावा दुनिया का सबसे हैवी पेलोड ले जाने वाला क्या है? स्पेस क्राफ्ट। प्राइवेट कंपनी का है, स्पेस एक्स का। किसका? स्पेस एक्स किसकी है? स्पेस की है, एलॉन। ठीक, समझ में आ रहा है? कहाँ गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। गए किस स्पेस क्राफ्ट से? फैल्कन। फैल्कन किसका है? स्पेस एक्स का। फैल्कन क्या है? दुनिया का हैवीएस्ट स्पेस क्राफ्ट। सबसे ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है कौन? फैल्कन। अब इस पूरे मिशन का नाम क्या है? एक्सियम। मिशन का नाम क्या है? इसमें ये लोग करेंगे क्या? ये जाके कुछ कुछ रिसर्च करेंगे। कहाँ पे? स्पेस में। स्पेस पे लाइफ है या नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ें वो हमारे काम की नहीं है। हमें बेसिकली इतना इतना इसमें से याद रखना है, क्या क्या? कार्बन लाइन, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस। मिशन इज कॉल्ड एज एक्सियम। मिशन कर कौन रहा है? हु इज गोइंग फ्रॉम इंडिया? शुभांशु शुक्ला। हु इज गोइंग? शुभांशु का क्लियर पिक्चर दे देंगे यार। शुभांशु शुक्ला कहाँ गया है? स्पेस में। कहाँ गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये किस किसने बनाया है, ये तो मुझे बताओगे कल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन से कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है? याद करके आना, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ठीक, फैल्कन से गए हैं। किसका है? स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसकी है? एलॉन मस्क की। और हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस फ्रॉम इंडिया और दुनिया में? पक्का? मैंने इंसान पूछा। देखो, कोल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर आफ्टर 1945। तो यूएस एंड रशिया वर competing into different facets of
लाइफ लाइक इकोनॉमी, मूवीज, सब में लड़ रहे थे आर्म्स। तो इनका लड़ाई कहाँ पे भी गया, स्पेस में। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ ह्यूमन टू स्पेस। और जिस शटल से भेजा था उस शटल का नाम क्या था? स्पुतनिक। इसीलिए कोरोना की जब वैक्सीन रशिया ने सबसे पहले बनाई तो उसका नाम क्या रखा? स्पुतनिक। तो स्पेस में सबसे पहले कौन एंटर किया? रशिया। थ्रू हुम? यूरी गैगरिन। बचपन में नाम पढ़ा भी हो शायद। यूरी गैगरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस, नॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब तुम्हारे दिमाग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसने बैठा दिया? अब जब रशिया से टक्कर लेनी थी तो यूएस ने बोला कि हम मून पे जाएंगे, कि तुम सबसे पहले कहाँ गए? स्पेस में। स्पेस एंड मून आर टू डिफरेंट थिंग्स। विच इज़ डिफिकल्ट टू गो? मून। इन्होंने लॉन्च किया मिशन अपोलो। मिशन अपोलो। थ्रू मिशन अपोलो यूएस बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड अ ह्यूमन टू मून। यहीं पे उन्होंने दो लोग भेजे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन आल्ड्रिन। ये है बात। स्पेस में सबसे पहले गया यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन वॉज फ्रॉम रशिया, बट द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके पीछे ही उतरा था कौन? एडविन आल्ड्रिन। वो गए थे मिशन अपोलो के तहत। समझ में आ रहा है? इंडिया की तरफ से स्पेस में जाने वाले अभी तक दो ही लोग हैं। पहला कौन? सेकंड कौन? आया? चलें आगे। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है, दूसरा ये पढ़ना, जीएसटी काउंसिल। ये क्या है? व्हाट इज द जीएसटी काउंसिल? टेल मी। जीएसटी काउंसिल की 6 महीने से मीटिंग नहीं हुई है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा है। बट सवाल ये नहीं है कि 6 महीने से मीटिंग नहीं है, सवाल ये है कि जीएसटी काउंसिल है क्या? समझ में आ रहा है पक्का? व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? बताओ, टेल मी, जल्दी बताओ। देखो, 2017 से पहले तक इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस होते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, गिफ्ट टैक्स लगेगा, बहुत तरीके के टैक्सेस थे। मोदी जी ने 2017 में बोला वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स। तो मोदी जी ने बोला यार ऐसा करो, स्टेट गवर्नमेंट तुम जो टैक्स वैक्स वसूलते हो वसूलना बंद करो, तुम मुझे ये जिम्मेदारी दे दो। अब स्टेट ऐसे कैसे मान जाए? इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री ऑल्सो, क्वासी फेडरल। तो अगर आप सेंटर जो है बड़ा भाई छोटे भाई के पैसे लेने के अधिकार को छीन रहा है तो छोटा भाई क्या बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो ताकि तुम मुझे मेरा पैसा टाइम से देते रहना। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो। इसीलिए 2017 में जीएसटी एक्ट पास किया गया इंडिया में। ये तो एक्ट हो गया, लेकिन एक्ट के साथ ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी बना दी 279A के अंदर, इसका नाम रखा जीएसटी काउंसिल। समझ पाए? तो जीएसटी काउंसिल इज व्हाट टाइप ऑफ बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? 79A। सिंस इट वाज एडेड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, हेंस वी हैव कैप्स लॉक ए। समझ में आया? कैपिटल ए 279A। अरे यार 279 है, वन एरर है। 279A, 279A क्या लिखा है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का काम क्या था? अब देश में क्या बोला कि अलग अलग तरीके के टैक्स हटाओ, वन नेशन वन टैक्स, टैक्स के स्लैब बना दो। मतलब या तो किसी सामान पे 0% टैक्स लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, या फिर 28% लगेगा। यहाँ पे एक 5% की स्लैब और है। ठीक। अब एक तुम सुनते हो कि 3% टैक्स भी तो लगता है सर। 3% का स्लैब लगता है किस पे? गोल्ड एंड जेम्स पे। बाकी जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं इस देश में ये स्लैब लगती हैं 5, 0, 5, 12, 18 और 28। समझ पाए? पक्का? नॉर्मल दूध पे 0% टैक्स, फ्लेवर्ड मिल्क पे 12% टैक्स। 1000 रुपये से नीचे की शर्ट है तो 12% जीएसटी लगती है, 1000 रुपये से ऊपर की है तो 18% जीएसटी लगती है। गाड़ी पे 28% जीएसटी लगती है। जैसा आइटम वैसा टैक्स। एसी पे 18% टैक्स लगता है जीएसटी। आम आदमी की चीज़ पे कम से कम टैक्स लगता है। जब जीएसटी आया था तो उन लोगों ने सैनिटरी पैड पे भी टैक्स लगा दी थी। सैनिटरी पैड समझते हो? तो बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने बोलना शुरू किया कि एक तो पहली बात ही पहले ही यूज़ नहीं कर रही हैं और उस पर तुम जीएसटी और लगा रहे हो, तो मेक इट जीरो। तो एनीथिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर द पुअर मैन बिकम्स जीरो। इसीलिए दूध पे 0% जीएसटी है, फ्लेवर्ड मिल्क पे 12% है। जैसे बीच में तुमने पॉपकॉर्न वाला इशू सुना होगा, कैरमल पॉपकॉर्न पे बताया था 18 से ऊपर जीएसटी लगाओगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे लग्जरी गुड वैसे वैसे पैसा। इसमें एक 28% प्लस सेस और होता है। ये सेस कौन रख लेता है अपने पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जीएसटी का पैसा बढ़ता है किसके बीच में? सेंटर और स्टेट। मान लो आज किसी चीज़ पे 5% टैक्स लग रहा है, कल उस पर 12 लगाना है। आज किसी चीज़ पे 18 लग रहा है, कल उस पर 12 लगाना है। तो परमिशन किससे लूँ? दोनों से। दोनों पे असर पड़ रहा है। इसीलिए क्या बना दिया गया? जीएसटी काउंसिल। सवाल नंबर 2, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी काउंसिल में बैठता कौन है? एक तो फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है और इसके साथ हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बैठता है, या चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट कर दे। पक्का समझ पा रहे हो? कोई भी डिसीजन को लेने के लिए जीएसटी काउंसिल में 75% वोट चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़, अगर 12 से 18 करना है तो कितने लोग को वोट करना पड़ेगा? एटलीस्ट 75। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बदमाशी देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी नहीं है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही ऑपरेट करती है बिकॉज इन इंडिया वी हैव क्वासी फेडरल। बड़ा भाई ज़्यादा ताकतवर है छोटे भाई से। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग शेयर है वो है कितना? 66%। और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कितना है? 34%। कोई भी डिसीजन लेने के लिए कितना चाहिए? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कोई डिसीजन ले सकती है? नहीं, कुछ स्टेट्स उसको चाहिए होंगे। बट क्या सारे स्टेट एक तरफ हो जाएं? कुछ भी कर सकती है? खाली सेंटर एक तरफ हो जाए? सेंटर को भी कुछ लोग चाहिए। लेकिन अगर सेंटर चाहे कि नहीं तो नहीं, तो तुम सब एक हो जाओ तब भी कुछ नहीं होगा। वाई? बिकॉज 75% इज द वोटिंग रिक्वायरमेंट एंड सेंटर है 66% विद इट। तो ब्लॉक कर देगी। समझ पा रहे हो? तो अब यही होती है जीएसटी काउंसिल। 279A में मेंशन्ड है जीएसटी में हेर फतेल करनी हो 8 से 12, 12 से 20, 18, 18 जो भी करना है, ये कौन डिसीजन लेता है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की 6 महीने से मीटिंग हुई नहीं है। मीटिंग की बात कर रहा है कि जीएसटी काउंसिल विल डिस्कस रेड्यूसिंग आइटम्स इन 12% स्लैब। मतलब सारे कुछ कुछ आइटम्स को क्या करेगा? रेड्यूस करके किस में डाल दे? कौन से स्लैब में? 12%। यही चीज़ अंदर समझाने की कोशिश की है। बट ये समझ में कब आएगी? जब हमें जीएसटी काउंसिल का रोल समझ में आएगा। वाई जीएसटी काउंसिल आया। चले आगे। चलो, एक्सियम मिशन समझ गए? क्या था एक्सियम मिशन? अभी तो पढ़ा के निकला हूँ। यही तो था एक्सियम मिशन। देखो, द एक्सियम 4 मिशन फीचरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स। मतलब टोटल में कितने गए? 4। बहुत बेहुदा सवाल होगा अगर पूछ ले, पर पता नहीं भाई कब पूछ ही ले। एक बार जेलेंस्की का फुल फॉर्म पूछ लिया था। एक बार क्लैट में पता क्या पूछा था? जब ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो व्लादिमीर एस जेलेंस्की नाम था कुछ। किसका? यूक्रेन के प्रेसिडेंट का। तो ये जो बीच का वो था अब्रीविएशन, वो पूछ लिया था। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछेगा ही। अरे मतलब जैसे मान लो मेरा नाम है संकल्प अग्निहोत्री, तो लेट्स से माय ऑफिशियल नेम है संकल्प राजेश अग्निहोत्री। एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर इन संकल्प आर अग्निहोत्री। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते, उनके पीछे भागना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? ये क्या है? कौन सा मिशन है ये? एक्सियम 4 मिशन। टीचर कौन किसको कर रहा है? इंडियन ग्रुप कैप्टन शुभांशु प्लस सर। इसके बाद इनके साथ कितने एस्ट्रोनॉट्स गए थे? 3। कहाँ कहाँ से? पोलैंड, हंगरी और पोलैंड और हंगरी की कैपिटल आप मुझे बताओगे? मैं 2 काम दे चुका हूँ, एक कैपिटल, दूसरा जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। 2 चीज़ बताना है ये। और अगर मन से नहीं करोगे फिर मैं ये करूँगा नहीं। ठीक। के बाद क्या लिखा है? लॉन्च किससे हुआ है ये? फैल्कन से। फैल्कन किसका है? स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसकी है? इलॉन मस्क की। समझ में आया? और ये कहाँ से निकले थे? फ्लोरिडा से। अगर सवाल पूछ ले एक्सियम मिशन है किसका? यूएस का। यूएस मतलब नासा। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो की हेडक्वार्टर बैंगलोर। याद रखेंगे। समझ में आया? द मिशन स्टार्टेड 28 आवर्स जर्नी। अभी 4:30 बजे ये लोग वहाँ पहुँचे होंगे। कहाँ पहुँच रहे हैं? ठीक है, कहाँ पहुँच रहे हैं ये? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलें आगे। एक्सियम 4 देखो करेगा क्या? द एक्सियम 4 मिशन इज द फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। गोल्स ओवर 60 कटिंग एज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर बी कंडक्टेड अब्रॉड अबाउट द। मतलब क्या कह रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या हो रहे हैं? कौन से एक्सपेरिमेंट्स? साइंटिफिक। तो देखना चाहिए यार, वो हमारे थीम का नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। वो माइक्रो ग्रेविटी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं प्लांट स्पेस में कैसे ग्रो होगा, एग्रीकल्चर वहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तभी तो इलॉन मस्क कहता है कि तुम सब इन सब चीज़ों में उलझे रहो, मैं क्या करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू कॉलोनाइज मार्स। नहीं तो बोला है कि उसका अल्टीमेट गेम एम क्या है? कॉलोनाइज मार्स। यहाँ कॉलोनी बनाऊंगा। ये सब एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जा रहे हैं? लैंड इज़ फाइनाइट, पॉपुलेशन विल ग्रो, एस्पिरेशन विल। तो हम पॉसिबिलिटी ढूंढा करते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर आदमी पैसा नहीं लगाएगा। वो खाने का ही प्रॉब्लम है, वो स्पेस में क्या एक्सप्लोरेशन करेगा? समझ में आ रहा है? पक्का? इसीलिए तो इंडिया भी अपना एक मिशन भेज रहा है। कौन सा? गगनयान। गगनयान। गगनयान में हम कहाँ भेजेंगे? अभी गाना सुना, आज तुझको मैं दे के चलूँ एक ऐसे गगन के तले। गगन मतलब स्पेस। तो गगनयान, गगन की यात्रा, स्पेस की टूरिज्म कौन करना चाहता है? इंडिया ऑल्सो। थ्रू विच मिशन? गगनयान। पढ़ लेना, आदित्य एल 1 पूछा हुआ है। फ्लैट में क्या पूछा हुआ है? आदित्य एल 1 किस लिए था? सन की स्टडी करने के लिए। समझ में आ रहा है? गगनयान इज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक, यही तो लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ और है, गगनयान में जो लोग जा रहे हैं ना, इसरो के, इसरो का मिशन है गगनयान। उसमें भी 4 लोग भेजे जाएंगे, उसमें भी शुक्ला जी है। समझ में आ रहा है? वहाँ से बहुत सारा वैल्यूबल इनपुट लाएंगे। तभी तो इंडिया अमेरिका इस समय क्लोज चलाइज है। अमेरिका के मिशन में बंदा गया है। सेम पर्सन विल गो इन इंडियाज गगनयान ऑल्सो। समझ में आ रहा है? पक्का? ये लिखा है ना, द मिशन स्ट्रेंथेन्स इंडियाज प्रिपरेशन फॉर इसरोज अपकमिंग
गगनयान मिशन। वाई? बिकॉज द सेम पर्सन विल गो, ही विल हैव प्रायर एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है? पक्का? देखो ये क्या करना चाह रहे हैं वहाँ पे, इन एरिया सच एज माइक्रोग्रेविटी, बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मटीरियल साइंसेज। अब हम क्या पढ़ें? क्या स्पेस में करने के जा रहे हैं? कौन से मिशन से जा रहे हैं? एक्सियम 4। एक्सियम 4 किसका है? ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर है, द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द स्पेस वॉज राकेश शर्मा, बट जब राकेश शर्मा स्पेस गए तो वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज नॉट देयर। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द इंटरनेशननल स्पेस। स्पेस जाने वाला बंदा कौन? राकेश शर्मा। आईएसएस भी कहाँ पे है? स्पेस में ही। बट आईएसएस में सबसे पहली बार कौन गया? चले आगे। देखो लिखा है, ही ऑल्सो इज वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेटेड सिलेक्टेड फॉर द इसरो लेड गगनयान मिशन। तो जब गगनयान जाएगी तो भी यही होंगे। शुभांशु शुक्ला बिकेम द सेकंड इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस ओवर 40 years आफ्टर राकेश शर्मा। समझे? चलें आगे। अब ये देखो ये क्या न्यूज़ है। एक दुनिया में बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन। ये क्या करती है? मुस्लिम्स का अपने आप को लीडर बोलती है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मैं उनकी वॉइस हूँ। इन्होंने एक अपनी वो बना रखी है ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1969। ऑल मुस्लिम कंट्रीज आर मेंबर टू इट। तो देर आर अराउंड 57 मुस्लिम कंट्रीज, तो 57 मेंबर्स इट हैज़। इनकी अभी मीटिंग हुई। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जद्दा में। जद्दा कहाँ है? सऊदी अरेबिया में, है ना? तो ये अपने आप को मुस्लिम्स की वॉइस बोलता है कि जो ग्लोबल मुस्लिम्स हैं कि मैं वॉइस हूँ। कौन? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन। हाउ मेनी मेंबर्स डू दे हैव? 57, बिकॉज देयर आर 57 मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 1969 इज द ईयर व्हेन इट started its operation. Where is the headquarter? Jeddah. Jeddah is the headquarter. Now the question will come: is India a part to Organization of Islamic Cooperation? See, although India has the second highest Muslim population in the world, first being, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस कंट्री में है? इंडोनेशिया। पाकिस्तान का इंडिया से बहुत कम है। पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू यूपी का पॉपुलेशन। 25 करोड़ 20 करोड़ है बस, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन हैज़ ऑल मुस्लिम कंट्रीज एज इट्स मेंबर। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। पहले पे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स। सेकेंड पे कम्स इंडिया। ऑल्दो इंडिया बीइंग द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, इंडिया इज स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ ओआईसी। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओआईसी। अब ओआईसी की मीटिंग हुई। ओआईसी की, अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अखबार में आज इसलिए आया है, ओआईसी ने इंडिया को भी डांट लगाई। डांट इन द सेंस कंडेम किया है, और इसराइल को भी किया। इसराइल को इसलिए किया है, वो शैतानी चीज़ें करता ही रहता है, और इंडिया के लिए बोला। इंडिया वाले बड़ा परेशान भी हो गए। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ ओआईसी, बट इंडिया परेशान भी हो गया। इंडिया को बोला है कि अभी जो तुमने पीओके में किया वो गलत था। समझ में आया? हमारे काम का ये सारा लफड़ा नहीं है कि क्या गलत किया क्या सही किया। हमें बस ये समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है ओआईसी नाम की। क्या लिखा है? एट द 51st सेशन ऑफ द ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स, कहाँ पे हुई? ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये मीटिंग कहाँ हुई? 51st, इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ है? टर्की में। टर्की का अभी का रिसेंट नाम क्या है? तुर्की। तुर्की। ये भी 2-3 साल पहले ही चेंज हुआ है, एक लाट में पूछा था। तुर्की। न्यू नेम ऑफ टर्की इज तुर्की। चले, ठीक। तो इसने किसको कंडेम किया? इसराइल को। किस लिए? इसराइल जो ईरान, सीरिया और लेबनान में बदमाशी कर रहा है। ठीक। इसके साथ साथ इसने किसको और क्रिटिसाइज़ किया? एक तो ये इसने किसको क्रिटिसाइज़ किया? इसराइल की एयर स्ट्राइक्स को। इसमें भी वही है। अच्छा देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है। द इस्तांबुल डिक्लेरेशन रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स। पैलेस्टीन के राइट्स की बात कर रहे हैं। अब तुम ये कहानी देखो, पीछे पीछे नहीं कर रहे हैं। यस्टरडे ओनली आई टोल्ड यू वाइट इकोनॉमी और ये सब। समझ में आ रहा है? लॉन्गर रन में वही चीज़ है। अब मासेस का सपोर्ट भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों? सऊदी अरेबिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, मोनार्की। समझ में आ रहा है? मोनार्की कब तक रहती है? अंटिल द पीपल वांट इट। अगर कंट्रोल में है तभी तो रहेगी। अगर लोग ही पागल हो जाए तो मोनार्की खत्म हो जाएगी। नाउ हाउ डू यू बी फूल पीपल? कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट याद है? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। सबके सारे रिलीजन पे एप्लीकेबल है। आई एम योर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। समझ में आ रहा है? अगर एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो तो वाई आर यू प्रमोटिंग वाइट इकोनॉमी देन? अभी पढ़ेंगे उस बारे में। ईरान पता है ना, शिया सेक्ट का वो है नेता। और सऊदी अरेबिया अपने आप को कौन से सेक्ट का नेता बोलता है? इसी सेक्ट का। अभी पढ़ेंगे उस बारे में। चलो अभी ओआईसी याद रखना। 1969, 57 कंट्रीज, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। मीटिंग कहाँ हुई? इस्तांबुल। देखो, द डिक्लेरेशन रेज्ड कंसर्न्स ओवर साउथ एशिया आल्सो, कंडेमनिंग द recent military strikes on Pakistan and Pakistan occupied Jammu Kashmir. The OIC urged all sides to exercise restraint and stress the need of respect. अच्छा अब देखो इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आ गई। इसने क्या बोला? ओआईसी ने एक तो किसको क्रिटिसाइज किया?
जल्दी बताओ। पहली चीज़, OIC वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1960। 51st मीटिंग थी, कहाँ हुई? इस्तांबुल। ईयर कौन सा था? 1969। कितने मेंबर्स? इज इंडिया ए पार्ट? नो, या नॉट अ पार्ट। न्यूज़ में क्यों आ गया? इसने दो चीज़ें बोली, एक किसको कंडेम किया? इसराइल। एक किसको कंडेम किया? इंडिया। कहाँ पे अटैक करने के लिए? यूके एंड एयर स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। और इसने एक चीज़ के लिए और कंडेम किया कि ये जो तुम वाटर ट्रीटी बंद कर रहे हो, या वाटर ट्रीटी बोल रहे हो ना, इंडस वाटर ट्रीटी साइड जाऊंगा, उसको प्लीज़ ऐसा मत करो। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी इज अ ट्रीटी दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1960। इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कोई मीटिंग होगी तो बीच में कोई मीडिएटर बैठेगा? बैठेगा ना। द मीडिएटर वॉज वर्ल्ड बैंक। द मीडिएटर वॉज वर्ल्ड बैंक। और जो छह नदियां हैं, वो छह नदियां डिवाइड हो गई थी किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान। अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन उतना टेक्निकल नहीं होना, हम ज्योग्राफी स्टूडेंट्स नहीं है। छह रिवर्स कौन सी थी? ICJ एंड RBS। इंडस, चेनाब एंड झेलम वेंट टू पाकिस्तान। रवि, बियास एंड सतलुज वेंट टू इंडिया। हाउ डू यू रिमेंबर इट? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, RBS रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। नीचे वाला इंडिया, ऊपर वाला पाकिस्तान। यही है इंडस वाटर ट्रीटी। समझ में आया? पक्का? ध्यान से पढ़ो अखबार, पीछे की चीज़ें रिपीट होती हैं। अब पाकिस्तान वॉर के टाइम पे भी तो इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में आई होगी, तब भी यही पढ़ना था। हर रोज़ नया अखबार नहीं आएगा, एक बार पढ़ने लगोगे फिर चीज़ें रिपीट होंगी। अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन की मीटिंग इस साल हुई, अगले साल भी तो यही होगी, बस अगली बार कुछ और बोल रहा होगा। जो बोल रहा होगा वही इशू होगा। सर 1960 में बना है, 57 कंट्रीज़ हैं, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। जिस दिन इंडिया मेंबर बनेगा उस दिन तुमको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? चलें आगे। चलो। और ये पहली बार हुआ है। तो इंडिया वॉज ऑलवेज प्रो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन, और OIC ने इंडिया को कभी कंडम भी नहीं किया था, बट पहली बार हो रहा है। चलें आगे। चलो। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अब देखो, हमारे देश में ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, यस और नो? RBI का एक डेटा आया कि पिछले साल 12,000 करोड़ रुपए की धांधली हो गई थ्रू ऑनलाइन फ्रॉड्स, और इस साल बढ़ गया फिगर 36,000 करोड़ पे। मतलब 3 गुना ऑनलाइन फ्रॉड्स इस देश में बढ़ चुके हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए RBI कह रहा है कि मैं एक लेके आऊँगा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसमें करूँगा क्या, मैं ये जो फ्रॉड्स होते हैं इनको रोकने की कोशिश करूँगा। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये कैसा प्लेटफॉर्म होगा? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक मतलब फ्री फॉर ऑल, जैसे UPI। इज UPI फ्री फॉर ऑल? एक नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, बट UPI इज फ्री फॉर ऑल। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? DPIP इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किस लिए काम करेगा? डिजाइन टू बॉलिस्टर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। जो डिजिटल पेमेंट में हमारे क्या होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स, उनको रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रही है कौन? RBI। हु इज मेकिंग इट? RBI। RBI का स्टैटिक नॉलेज मालूम है? RBI का से रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज, RBI का हेडक्वार्टर? हाँ, मुंबई हेडक्वार्टर। मुंबई, स्टैब्लिश इन द ईयर 35, 49 में नेशनलाइज। ये जितना भी इसके से रिलेटेड बताए ऐसे ही याद कर लेना, इसमें ऑब्सबॉर्न स्मिथ भी याद रखना। चलें आगे। और याद इतना रखना है, DPIP कौन कौन लॉन्च कर रहा है? RBI। एक यहाँ से एक्ट और याद रखो, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट कब का है? 2007। इंडिया में जितना भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होता है, लिया जाता है, खरीद फरोख्त ऑनलाइन जितनी होती है, थ्रू ATM, थ्रू UPI, थ्रू चेक्स, कुछ भी, अगर वो तुम्हारे हाथ का कैश नहीं है तो कौन से कानून से गवर्न होता है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007। ये तुम्हारी खुद की नॉलेज के लिए। चलें आगे। चलो आगे। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉड्स हैव इंक्रीज, जो भी है। अंबुबाची मेला, ये क्या है अंबुबाची मेला? व्हाट इज अंबुबाची? अंबुबाची का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर। जैसे तुमने वो सुना है, शक्तिपीठ होते हैं बहुत सारे हिंदू धर्म में, जहाँ पे भी सती जी को शिव जी, एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, लेके गए वहाँ, वहाँ उनके बॉडी का पार्ट गिरा, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बन गई। ठीक। ऐसा मानते हैं मैथोलॉजी में, सती जी की जब डेथ हुई तो शिव जी टुक हिम अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ उनके बॉडी के ऑर्गन्स गिरते गए वहाँ वहाँ पे एक शक्तिपीठ बन गई, एक श्राइन बन गई। तो असम में भी एक ऐसी श्राइन है। कहाँ पे? असम में। तो जब भी मानसून का टाइम आता है तो वहाँ पे लोग आके मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कुंभ बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट का कुंभ। अम्बा अम्बुबाची का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। तो ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है गॉडेस की, तो इसको फर्टिलिटी के लिए मानते हैं। इस सीजन को किस लिए मानते हैं? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। बस इतना याद रखो। अम्बुबाची मेला होता का है? अरे देखो ना, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज हैव अराइव्ड इन असम, मतलब कहाँ होता है? फॉर द कामाख्या टेम्पल्स। कामाख्या टेम्पल सुना होगा, माँ कामाख्या, यही तो है माँ कामाख्या। फॉर द कामाख्या टेम्पल्स एनुअल अम्बुबाची मेला, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। याद क्या रखना है, अम्बुबाची मेला होता कहाँ है? असम में होता है। कहाँ पे होता है? असम में कामाख्या टेम्पल में। कहाँ होता है?
कामाख्या टेम्पल कहाँ पे? असम। नाम क्या है? अम्बू बाची। अम्बुबाची मीन्स वाटर फ्लोइंग। समझ में आया? तो ये जो अम्बुबाची मेला होता है ये किसका सिंबल है? फर्टिलिटी। चले आगे। पक्का? ये देखो, द पीरियड ऑफ अम्बुबाची इज बिलीव्ड टू बी द पीरियड ऑफ गॉडेसेस एनुअल मेंस्ट्रुएशन एंड द shrine is closed for this. The festival is associated with fertility with the onset of monsoon and the common historical association across culture of the earth as a fertile woman. It is also referred to as Mahakumbh of the East. Very important. Also referred to as Mahakumbh of the East. One of the Shakti Peeths. One of the Shakti Peeths कहाँ पे है? नीलांचल हिल में है। और रिवर कौन सी होती है? असम में। बताइए ये बात, है ना? और इस पे मत जाओ, नगरा और ये मंदिर बनाने की शैली है। मंदिर बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। देवरा नागरा हमसे नहीं पूछते, तो नागरा स्टाइल इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। तुमने देखा मंदिरों के अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। तो साउथ इंडिया के मंदिर और नॉर्थ इंडिया के मंदिर अलग अलग होते हैं। तो 3 टाइप्स के मंदिर बनते हैं, हमें याद नहीं करने, उसमें मत जाओ। उसमें जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर होते हैं वो किस स्टाइल के बने होते हैं? नागरा स्टाइल के। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखोगे तो उनका आर्किटेक्चर अलग है। उनका आर्किटेक्चर अलग है। आप फ्लैट लेवल पे सब नहीं पूछते। इसके बाद देखो, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? रैंकिंग। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसी हो सकती हैं? एआई, आईओटी, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ में आ रहा है? ये सब किस में आएंगी? रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब कैसी टेक्नोलॉजीज हैं? इमर्जिंग। इमर्जिंग। इंडिया का रैंक अच्छा होगा नीचे? ऑब्वियसली नीचे। रैंक 1 पे कौन होगा? बस देख लेते हैं, देखो कैसे कैसे। 25, ये देखो क्या लिखा, एआई, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस एंड क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया का रैंक क्या है? देखो रैंक 1 पे कौन है? यूएस। रैंक 1 पे कौन है? यूएस। इंडिया का रैंक शायद इसमें लिखा था। अच्छा, ये स्कीम निकालता कौन है? ये इंडेक्स हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। कौन सी रिपोर्ट? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। रैंक 1 पे कौन है? यूएस। इंडिया की रैंक शायद नहीं है इसमें। चलो देखते हैं, होगी ज़रूर। कहाँ लिखा है? द यूएस डोमिनेट्स इन फंडिंग टैलेंट एंड डिफेंस एसेट्स विद रशिया रैंकिंग थर्ड एंड इंडिया सेवन। सो इंडियाज रैंक इज सेवंथ। हुज रैंक इज वन? यूएस। किस चीज़ में? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। किस में? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। रिपोर्ट कौन निकालता है? हाँ, हार्वर्ड भी याद रखोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। चलो, हो गया। और क्या?